Hello student, welcome to official YouTube channel of आर्यन मार्को क्लासेस। आर्यन मार्को क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक के अंतर्गत आज का हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज की हमारे इस चैप्टर में 5 टॉपिक देखा जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में आज का 5 टॉपिक देखा जाएगा। सबसे पहला टॉपिक जो है पहला है विद्युत आवेश, है ना। विद्युत आवेश किसे कहते हैं वो देखा जाएगा। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश आया कहां से, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की, ये सब चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। दूसरा चीज जो है देखेंगे इसका लैब में प्रयोग। लैब में इसका सिस्टमैटिक उपयोग क्या किया गया, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया और लैब में किया क्या क्या गया। तीसरा चीज हम देखेंगे, तीसरा चीज जो है देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्जेस। इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्जेस। यह तीसरा हो गया। चौथा हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसी को कहते हैं इंडक्शन बाय चार्जेस। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये चौथा टॉपिक देखेंगे। इसी को कहेंगे इंडक्शन बाय चार्जेस। चौथा टॉपिक हम देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम, या एक इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। पांचवा टॉपिक देखेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। छठवां देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना। कॉन्जुगेशन बाय चार्ज, इसको देखेंगे। सातवां टॉपिक है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, इसी को कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। आवेश का क्वांटमीकरण को कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं कि हमारे YouTube चैनल में आर्यन मार्को क्लासेस में फिजिक्स के साथ साथ गणित और केमिस्ट्री के भी क्लासेस किया जाएगा। साथ ही PDF नोट फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, बिना सिंगल यूपीएस चार्ज के फ्री में PDF नोट भी प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे आर्यन मार्को क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है और ये आया कहां से। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। तो विद्युत किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, पाठ के जो चैप्टर के हेडिंग में जो दिया गया रहता है वो बेस रहता है, तो हेडिंग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग में है विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। विद्युत जो है क्या है, ऊर्जा का एक रूप है ना। हमें पता है संपूर्ण गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा जो है विभिन्न विभिन्न रूपों में रूपांतरण है। अर्थात
इसी प्रकार विद्युत भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले विद्युत आया कहां से, ऊर्जा आया कहां से, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी घटना है, मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बारे में सर्वप्रथम हमारे, वैसे जानते wanते नहीं थे, तो सर्वप्रथम हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन, सर्वप्रथम जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन वैज्ञानिकों को इस बेंजामिन फ्रैंकलिन, एल रहेगा ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन वैज्ञानिकों को इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छे चैप्टर की देन है, या बहुत अच्छे टॉपिक की इन्होंने खोज की है, या इन वैज्ञानिकों के रिस्पेक्ट में भी इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था कि इन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। बेंजामिन फ्रैंकलिन को पतंग उड़ाने का शौक था, और पहले अच्छे बहुत बड़े पतंग उड़ाने की कंपटीशन चलता था कि बड़े बड़े कैनवास के कपड़े का पतंग बनाया जाता था। तो इन्हें क्या था, पतंग उड़ाने का शौक था। अचानक एक बार ये जो है पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग जो है क्या था, ऊंचाई पे था, और अचानक तेज तर्रार बारिश होने लगी। मान लो, देखिए ये पतंग है ना, और ये क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। अचानक तेज तर्रार बारिश होने लगी और पतंग जो है ऊंचाई पे था। अचानक फिर बिजली चमकने लगा। मान लो एक बिजली चमकने लगा, तो जैसे ही बिजली चमका तो उन्हें क्या हुआ, एक छोटा सा एक झटका महसूस हुआ, है ना, एक झटका महसूस हुआ। तो उस समय उन्हें पता नहीं था कि विद्युत क्या है, विद्युत कैसे आया, क्या है। तो उन्हें अचानक से झटका महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि एक चाबी रेशम के कपड़े से, मान लो ये रेशम का कपड़ा है, उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम के कपड़े से चाबी के गुच्छे को इस तरह से बांध दिया, और उन्होंने देखा कि चाबी के गुच्छे में थोड़ा सा अलग सा कुछ महसूस हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है ना, उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उस समय उन्होंने देखा कि यह चाबी के छल्ले में जो प्रतिकर्षण या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, ये आ कहां से रहा है। तो उन्होंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि हम जानते हैं कि जब बादल जो है आपस में टकराता है तब बिजली जो है चमकता है, और बिजली चमकने से उनको जो है कुछ झटका महसूस हुआ रहा होगा। तो ये होता है। अब देखिए उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने सबसे पहले दिमाग लगाया कि बादल जब आपस में टकराया तो उन्हें क्या हुआ कि घर्षण महसूस हुआ, फ्रिक्शन। उन्होंने इस बेस को पहले पकड़ा, किस चीज को, घर्षण को। उन्होंने घर्षण को पकड़ा, इसी को कहेंगे अपन फ्रिक्शन। घर्षण के बेस में उन्होंने लैब में एक सिस्टमैटिक उपयोग किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उन्होंने मेन चीज पकड़ा, उन्होंने क्या पकड़ा, घर्षण, इसी को कहेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बेस में उन्होंने एक बहुत लैब में सिस्टमैटिक उपयोग किया। तो चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने लैब में क्या क्या सिस्टमैटिक उपयोग किया वो सब देखते हैं। मान लो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का लैब में उपयोग है ना, तो देखते हैं उन्होंने क्या किया कि दो कांच का छड़ लिया। मान लो ये दो जो है ये कांच के छड़ है, तथा दो एबोनाइट का छड़ लिया। ये एबोनाइट का छड़ है, मान लेते हैं ये क्या है, ये कांच का छड़ है, और ये भी कांच का छड़ है क्योंकि दो कांच का छड़ लिया उन्होंने, और एक एबोनाइट का, दो एबोनाइट का छड़ लिया। ये दोनों क्या है, एबोनाइट का छड़। उन्होंने क्या किया, दो कांच का छड़ लिया और दो एबोनाइट का छड़ लिया, और साथ ही बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़ा लिया, और सबसे पहले उन्होंने कांच की छड़ को रगड़ा। दोनों कांच के छड़ को रगड़ा और दोनों कांच के छड़ को पास में लाया, तो क्या हुआ कि दोनों में जो है
चार्ज उत्पन्न हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, है ना, एक दूसरे को दोनों प्रतिकर्षित करने लगे। तो उन्होंने क्या समझा, इसी को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे और उन्होंने इसको धनावेश दे दिया, धनावेश। क्योंकि विद्युत की खोज से पहले चुंबक की खोज पहले से हो चुकी थी, तो उन्हें पता था कि चुंबक में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, दो पोल होते हैं। उसी प्रकार इन्होंने जब लैब में प्रयोग किया कांच की छड़ को, तो उन्होंने देखा कि दोनों जो है प्रतिकर्षण हो रहे हैं, अर्थात उसको क्या कह दिया, ये एक इसमें से कोई एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। उसी प्रकार एवोनाइट के छड़ को घर्षण के पश्चात दोनों को पास में लाया गया, तो इसमें भी प्रतिकर्षण होने लगा, है ना। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि ये धनावेश है ऋण आवेश, ये हुआ। उसके बाद क्या किए गए, फिर बिल्ली की खाल या ऊन के कपड़े से रगड़ा और एक एवोनाइट का छड़, मान लो एक एवोनाइट का छड़ है ना, और ये कांच का छड़। उन्होंने फिर क्या किया, एक कांच का छड़ और एक एवोनाइट का छड़, दोनों को लिया, तो वो दोनों में क्या हुआ, आकर्षण स्टार्ट हो गया। दोनों में क्या हुआ, आकर्षण होने लगा। अर्थात उसने कह दिया कि एक में धनावेश है और एक में ऋणावेश, है ना। दोनों में आकर्षण होने के कारण उन्होंने कह दिया कि एक में धनावेश है और एक में ऋणावेश, ये कह दिया। चलिए देखते हैं। चूंकि यह स्पष्टता नहीं कह सकते कि कांच का छड़ जो है धनावेश होगा तथा एवोनाइट का छड़ ऋणावेश होगा। इनमें ये भी तो हो सकता है, कांच का छड़ ऋणावेश हो सकता है या एवोनाइट की छड़ धनावेश हो सकता है, इसलिए वो स्पष्टता नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, है ना, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। देखिए फिजिक्स की हर एक टॉपिक जो है किसी ना किसी घटना से रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाती है। भौतिकी, फिजिक्स की फार्मूला क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना, है ना। भौतिक प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं और उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। तो उन्होंने लैब में सिस्टमैटिक उपयोग करने के बाद देखते हैं क्या किया, फिर एक सिद्धांत आया जिसे कहते हैं, चल विद्युत आवेश समझ में आ गया क्या किसे कहते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा जो तीसरा हमारा टॉपिक मैंने बताया था लैब की, दूसरा टॉपिक तो मैंने बता दिया कि लैब में उन्होंने क्या किया। तीसरा हमारा है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, है ना, या विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ, इसी को कहेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्जेस, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्जेस, ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्जेस। देखिए विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में नाभिक में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है धन आवेश होता है तथा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश होता है, और न्यूक्लियस के बाह्यतम अंतिम कक्षक में जो है वो घूमते रहते हैं। मान लो ये धन आवेश जो है, कोई न्यूक्लियस है और धन आवेश, इसमें एक प्रोटॉन है और इसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, तथा दूसरा भी हमने लिया, क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और उसके बाह्यतम कक्षक में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था कि घर्षण, इसके विद्युत आवेश को उन्होंने घर्षण से ही स्टार्ट दिया था ना, तो उन्होंने इसके बीच क्या कराया, घर्षण कराया गया। देखिए विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, इसको गौर से देखिए। तो उन्होंने एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस दिया, धनावेश जिसमें धन प्रोटॉन होगा तथा इस
और उसके बाह्यतम कोश में माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद देखिए इन दोनों पदार्थों के बीच उन्होंने क्या कराया गया, घर्षण कराया। दोनों न्यूक्लियस के बीच, दोनों पदार्थों के बीच उन्होंने क्या कराया, घर्षण। तो घर्षण कराने से क्या होगा, इसके बाह्यतम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे ये क्या देखा कि इसके इलेक्ट्रॉनों में कमी है ना, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन में कमी होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन में कमी होने के कारण क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज में। और इसके इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है ना, इसके इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इसलिए यह क्या होगा, माइनस चार्ज में आ रहा है, निगेटिव चार्ज है ना, माइनस निगेटिव चार्ज। अब उन्होंने क्या देखा, एक नोट आप याद रखिएगा कि यह इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है। चूंकि इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है इसलिए उसके द्रव्यमान में भी कमी होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है इसलिए उसके द्रव्यमान में भी कमी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई तो द्रव्यमान रही होगी ना। अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg ये होता है। तथा मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। चूंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके पावर में जो है माइनस ज्यादा है इसलिए वह कम होगा, और ये जो है ज्यादा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ज्यादा रहता है इसलिए यह जो है उसके नाभिक में रहता है, ठीक है। ये तो आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में उन्होंने क्या देखा, देखिए टू दी पॉइंट डिफिनेशन बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट करेंगे, आप लिख लेंगे। और वैसे भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुनते रहिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई दो आवेशित पदार्थों के मध्य या जब कोई दो आवेशित पदार्थों के मध्य घर्षण कराया जाता है, ठीक है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, है ना, जब कभी किन्हीं दो पदार्थों के मध्य घर्षण कराया जाता है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा जो पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उसकी द्रव्यमान में कमी होती है ना, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होता है। ये होता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। समझ में आया कुछ? एक बार और बता दूं, देखिए गौर करिएगा एक बार और, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी दो आवेशित पदार्थों के मध्य घर्षण कराया जाता है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्थानांतरित हो जाते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके द्रव्यमान में कमी होगा, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बाद चौथा टॉपिक जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी को कहते हैं इंडक्शन बाय चार्जेस। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसी को कहते हैं इंडक्शन बाय चार्जेस। इंडक्शन,
क्योंकि आगे चल के धारा विद्युत में बहुत बड़ी पोर्शन है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। धारा विद्युत में हम इसके बारे में मतलब इंडक्शन प्रेरण में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। तीसरा चौथा टॉपिक हमारा है प्रेरण द्वारा इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन बाय चार्जेस। ठीक है, अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कहलाता है, ये हम देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है ना, और ये कोई एक दूसरी पदार्थ है ना। प्रेरण द्वारा इंडक्शन में मान लो सपोज ये कोई पहली पदार्थ है तथा ये दूसरी पदार्थ है। अब मान लो पहली पदार्थ में मैंने क्या किया, धनावेश दे दिया और इसमें कोई आवेशित नहीं है। पहला पदार्थ जो है वो आवेशित है, इसमें धनावेश है, तथा दूसरा पदार्थ जो है अनावेशित है। अर्थात इसमें मैंने धनावेश दिया और दोनों को आपस में, इसको अनावेशित पदार्थ को पास में लाया जाता है। ठीक है, अनावेशित पदार्थ को क्या किया जाएगा, पास में लाया जाएगा। तो इस अनावेशित पदार्थ को पास में लाया जाता है तो क्या शुरू होता है कि जो अनावेशित पदार्थ रहेंगे, है ना, जो अनावेशित पदार्थ रहेंगे उसमें भी माइनस तथा पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, है ना। जब किसी आवेशित पदार्थ के मध्य, सुनिएगा थोड़ा डेफिनेशन इसका सुनिएगा, किसी आवेशित पदार्थ के मध्य जब किसी अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है, किसी आवेशित पदार्थ के मध्य, किसी आवेशित पदार्थ के मध्य कोई अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो वह भी आवेशित पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। यही होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन बाय चार्जेस। मान लो इसकी आवेश जो है वो है, मान लो Q1 है तथा इसका आवेश जो होगा वो Q2 होगा। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है एक बार नीट में पूछा जा चुका है कि नीट में, नोट डाउन करिएगा नीट में क्या पूछा गया है कि Q1 आवेश जो होगा, Q1 और Q2 आवेश जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1 में, 1 के। Q1 और Q2 जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा। ये नीट में बहुत तगड़े से देखिए, किसी भी टॉपिक को में उसका जो है बेसिक जानना बहुत जरूरी है और नीट में हमेशा जो है बेसिक चीजों को ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए हम नीट, IIT, JEE या फिर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी एग्जाम में CUET, अच्छे यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम CUET के लिए, इन सभी चीजों के लिए प्रैक्टिस करते जाएंगे। 12th का मार्क्स तो अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। तो ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है कि Q1 और Q2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए Q2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो Q1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा Q2। ये नीट में पूछा जा चुका है। तो समझ में आया कुछ कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं या इंडक्शन बाय चार्जेस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन सुनिएगा, परिभाषा सुनिएगा क्या कहता हूं। एक सेकंड समझना चाहूंगा। अच्छा हाँ, तो प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं या इंडक्शन बाय चार्जेस किसे कहते हैं वो देखिएगा। मान लो कोई आवेशित पदार्थ है और एक अनावेशित पदार्थ है ना। इसकी डेफिनेशन सुनेंगे, कोई आवेशित पदार्थ है और एक अनावेशित पदार्थ है, तो उन दोनों को आपस में लाया जाता है तो अनावेशित पदार्थ भी आवेशित पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्थात क्या है कि जब किसी आवेशित पदार्थ के मध्य एक अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो वह भी आवेशित पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। ये है इंडक्शन बाय चार्जेस, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं चौथा टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे हम देखेंगे पांचवा मैंने बताया था, क्या बताया था कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में देखेंगे। पहला है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी।
स्वरपत्र विद्युतदर्शी। इसी को कहते हैं, चलिए स्वरपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है ये हम देखते हैं। स्वरपत्र विद्युतदर्शी में क्या होता है, इसका भी एक अलग से एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये छोटा सा टॉपिक है और इसी में एक तो बहुत बड़ा पोर्शन है, क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखते हैं स्वरपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है। मान लो ये पात्र है और इसमें जो है हमने क्या कर दिया, एक तार है और इसमें दो स्वर्ण पत्र को लटका दिया गया और इस तार को, है ना, कोई एक पात्र है उसमें एक तार लगाया गया है और उसमें दो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है और उसमें एक तांबे का तार या किसी भी चीज का जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए या विद्युत प्रवाहित हो जाए, ऐसे तार को लटकाया गया। मान लो उसको प्लस क्यू आवेश चार्ज दिया जाता है, तो ये क्या होगा, स्वरपत्र विद्युतदर्शी में भी प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न होने लगेगा और चूंकि स्वरपत्र में भी प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न होगा, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। है ना, चूंकि प्लस क्यू आवेश चार्ज उत्पन्न होता है इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि यहाँ पे माइनस चार्ज दिया जाता तो ये भी फिर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, क्योंकि दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्रतिकर्षण, और प्लस प्लस भी प्रतिकर्षण। यदि माइनस प्लस रहता तो आकर्षण होता। ये है स्वरपत्र विद्युतदर्शी। तो स्वरपत्र विद्युतदर्शी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, हमारा जो है छठा टॉपिक है। छठा हमारा टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत छठा हमारा टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी विलगित निकाय में, है ना, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश वो जो है नियत रहता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश जो है नियत रहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है ना, सदैव नियत रहता है। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, यह एक जो है यूनिवर्सल फैक्ट है। छठा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि किसी भी विलगित निकाय में आवेश जो है वो नियत रहता है, या किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश जो है वो नियत रहता है। चलिए सातवां टॉपिक हम देखते हैं। सातवां हमारा जो है क्या है, सातवां हमारा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। इसी को हिंदी में कहेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए लेक्चर पहला का यदि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि मैं मानता हूं तो वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल से पूछेगा या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछेगा, है ना। तो सातवां टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, इसी को कहेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटिजेशन
ऑफ चार्जेस, इसी को कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो देखिए मैं इसकी जो है परिभाषा को केवल बोलूंगा और फार्मूला भले लिख दूंगा, लेकिन परिभाषा को मैं बोलूंगा, टू दी पॉइंट डेफिनेशन में बोलूंगा, उसको गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा समय की व्यर्थता होगी, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, मेरे डेफिनेशन को आप समझेंगे। तो आवेश का क्वांटमीकरण में क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, जहां Q क्या होगा, किसी पदार्थ का कुल आवेशित पदार्थ आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ की कुल आवेश की मात्रा, N जो है पूर्णांक है और E जो है एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। E का मान होता है, E इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है ना। अब देखते हैं Q, तो आवेश की क्वांटमीकरण क्या कहता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण किसी भी आवेशित पदार्थ में, देखिए मेरे शब्दों को सुनिएगा, किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा, किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण में होता है। यही है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। क्या कहेंगे, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण में होता है ना। किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश, कुल आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। हम n बराबर ले सकते हैं क्या, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 डैश डैश एंड सो ऑन, ये सब दे सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की मान तो मैं बता चुका कि 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, या आपको पूछ देगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, इसकी सिद्धांत को समझाइए। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, इसके सिद्धांत को समझाइए, या आवेश की क्वांटमीकरण की परिभाषा को लिखिए, ये पूछ दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा 2 या 3 मार्क का पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स का पूछा ही जाएगा। पहला लेक्चर में यदि सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का क्लास समझ में आया होगा। चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला लेक्चर आज के लिए समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम की सूत्र की व्युत्पत्ति और कूलाम के नियम का उपयोग, ये सब चीजें हम देखेंगे। और